कुपियांस्क से खबर है। कुपियांस्क में रूस का विनाशक प्रहार, रूसी सेना ने गिराया फैब 1500 बम। रूसी हमले से यूक्रेन में भारी तबाही। कुपियांस्क की ये तस्वीरें हैं जहां पर रूस ने जबरदस्त हमला किया है। जानकारी के मुताबिक रूसी सेना ने फैब 1500 बम का इस्तेमाल किया है। बड़ा धमाका हुआ है, भारी तबाही हुई है रूस के इस हमले से। और देखिए एक और बड़ी खबर रूस के अटैक को लेकर। रूस ने यूक्रेन में फैब 500 जो बेहद शक्तिशाली बम है इसे गिराया है, इसका इस्तेमाल किया गया। और फिर देखिए कैसे होता है एक बड़ा धमाका। याबुल्का में विनाशक बारूदी प्रहार हुआ, यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर भीषण बमबारी हुई। ये देखिए रूसी विमानों की यूक्रेन में बमबारी। यूक्रेन के बाखमुट में गाइडेड बम से हमला, यूक्रेनी सैन्य पोस्ट पर बम गिराया गया। जबरदस्त बमबारी की गई है यूक्रेन के सैन्य पोस्ट पर। ये हमले किए गए हैं और इस हमले में यूक्रेन का सैन्य पोस्ट तबाह हो गया। बाखमुट की ये तस्वीरें। और एक और बड़ी खबर, यूक्रेन में रूसी विमानों का बड़ा हमला हुआ। खार्किव में 2 फैब 250 बम से हमला किया गया। ऑस्कल नदी पर बने पुल को ध्वस्त किया गया। यूक्रेनी सेना करती थी इस पुल का इस्तेमाल। ये देखिए आप हमले की तस्वीर। और रूसी सैन्य बेस पर यूक्रेन का हमला, रूस सैन्य ठिकानों में फेंका मोर्टार, रूसी सैनिकों पर भीषण गोलीबारी। रूस के सैनिकों ने सरेंडर से इनकार किया। और देखिए एक और बड़ी खबर, रूस का यूक्रेन पर ड्रोन से अटैक। वॉस्टोक ट्रुप ने इस हमले को अंजाम दिया। ड्रोन से यूक्रेनी सैनिक को कैसे निशाना बनाया गया, ये देखिए आप। वहीं बेलगोरोड में यूक्रेन का ड्रोन से हमला, यूक्रेनी हमले में रूस के 2 लोगों की मौत, बेलगोरोड के गवर्नर का दावा। और देखिए एक और बड़ी खबर, अमेरिका और रूस के बीच तनाव बढ़ गया है। अमेरिका की रूस को एटमी जवाब देने की तैयारी। अमेरिका ने रूस के पास एटमी सबमरीन को तैनात कर दिया है। रूस के पास 2 परमाणु पनडुब्बी को तैनात किया गया। सवाल है ट्रंप चाहते क्या है? ट्रंप ने कहा गंभीर परिणाम भुगतना होगा रूस को। तो आप देखिए अमेरिका और रूस के बीच सवाल ये उठ रहा है कि क्या हालात यहां तक पहुंच गए कि परमाणु युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो गया है। ट्रंप का बड़ा फैसला, बड़ा एक्शन क्या हुआ है? रूस के पास 2 परमाणु पनडुब्बियों को तैनात किया गया। सवाल क्या है? क्या अमेरिका की रूस पर परमाणु हमले की तैयारी है? क्या रूस और अमेरिका के बीच एटमी वॉर अब होने वाली किसी भी वक्त यह हो सकता है? रूस के पास न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती की वजह क्या है? क्यों ट्रंप जो डेडलाइन दे रहे थे और उसके बाद अब उन्होंने यह फैसला लिया है? ट्रंप ने क्या कहा है यह बता रहे हैं रवि। बिल्कुल, ट्रंप के बयानों पर गौर करने की जरूरत है। ट्रंप ने कहा रूस को गंभीर नतीजे भुगतने होंगे, गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। मेदवेदेव के भड़काऊ बयान के बाद सबमरीन की तैनाती की गई है। मेदवेदेव ने क्या कहा था यह भी समझना बहुत जरूरी है। दिमित्री मेदवेदेव ने ट्रंप को तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी दी थी।
ट्रंप को याद रखना चाहिए डेड हैंड कितना खतरनाक है। कुछ बड़ी बातें भी इससे जुड़ी, करुणा के पास चलते हैं। बिल्कुल रवि, देखिए ट्रंप के रूस और भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहने के बाद विवाद और ज्यादा बढ़ गया। आपको याद होगा जब 25% टैरिफ का ऐलान किया, उसके अगले ही दिन यानी गुरुवार के दिन दोनों इकोनॉमीज को डेड कह दिया था। कुछ और जानकारी रवि? बिल्कुल, देखिए मित्रों के डेड हैंड वाली जो धमकी है उसके बाद से ही ट्रंप का ये गुस्सा देखने को मिल रहा है और उसके बाद से ही ट्रंप ने ये निर्णय लिया है। सवाल यही है कि ट्रंप क्या इस निर्णय के बाद सीधे रूस से तनाव की स्थिति पैदा करते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस धमकी के बाद ही ट्रंप ने न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती की है। सवाल यह है कि ये डेड हैंड है क्या? आइए समझते हैं इसको भी। रूस का डेड हैंड, इसका मतलब क्या है? तो पहला यह कि रूस का ऑटोमेटिक एटॉमिक अटैक सिस्टम है ये, और रूस पर बड़े हमले के वक्त अपने आप ये एक्टिव होगा। दुश्मन पर अपने आप परमाणु हमले करने में सक्षम है। डेड हैंड कब बना? तो 1980 के दशक में सोवियत यूनियन ने बनाया था इसे। शीत युद्ध के वक्त परमाणु तनाव को देखते हुए इसको बनाया गया था। यह चेतावनी, यह धमकी जब सामने आई, उसके बाद ही ट्रंप ने यह फैसला लिया। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं। मनीष झा हमारे संवाददाता हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। मेजर जनरल वीके दत्ता रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। एवीएम ओपी तिवारी रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ हैं और नेवी कमांडर राजीव सरदाना भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मनीष के पास हम चलेंगे। मनीष, सीधा सा सवाल है कि इतना क्या नाराज हुए ट्रंप कि उन्होंने न्यूक्लियर सबमरीन को मूव करा दिया रूस की तरफ? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप शांति या युद्ध रोकने के बजाय युद्ध को भड़काने वाले कदम उठा रहे हैं या बयान दे रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि व्हाइट हाउस में शायद अमेरिका की कोई हथियार लॉबी का एजेंट बैठा हुआ है या फिर डीप स्टेट का कोई ऐसा आदमी है जिसने उनके कनपट्टी पर बंदूक रख दी है कि भाई अगर तुमने शांति की बात की तो मैं तुमको मार दूंगा। और इसीलिए वो लगे हुए इस बात के लिए कि कैसे दुनिया विनाश की तरफ बढ़े, कैसे रूस और अमेरिका के बीच सीधी जंग हो। जो व्यक्ति चुनाव प्रचार के दरमियान कह रहा था कि 24 घंटे में युद्ध रोक देंगे, जो ये लगातार कहते थे कि ये युद्ध बाइडेन का शुरू किया हुआ युद्ध है और मैं इसे खत्म करूंगा, वही व्यक्ति 2 न्यूक्लियर सबमरीन को भेज रहा है रूस के खिलाफ। अब आप सोचिए कि बाइडेन ने भी ये काम नहीं किया था जो ट्रंप ने किया है, तो फिर वो और उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे नोबेल पीस प्राइज दे दो। तो ये कौन सा पीस प्राइज है जो आप परमाणु युद्ध शुरू करने के बाद दे रहे हैं? और ये बात इसलिए बेहद गंभीर है क्योंकि दुनिया में अगर सबसे अधिक परमाणु हथियार किसी के पास है तो वो रूस के पास है। अमेरिका और नाटो के जितने परमाणु बम हैं उन सबको आप जोड़ दीजिए, उनसे ज्यादा परमाणु बम रूस के पास है। तो ऐसे में अगर ट्रंप 2 परमाणु पनडुब्बी भी भेजते हैं तो क्या होगा? कहीं मुझे आश्चर्य है, एक बात मैं जोड़ दूं, कहीं ऐसा ना हो कि क्यूबा संकट की तरह रूस भी जवाबी कार्रवाई करते हुए अपने परमाणु पनडुब्बियों को अमेरिका के पास भेज दिया, और अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ा संकट होने वाला है दुनिया के सामने। बिल्कुल, और सवाल यही है कि आखिरकार ट्रंप चाहते क्या है, क्योंकि ट्रंप बोलते कुछ है, कहते कुछ और, करते कुछ और ही, और वही देखने को भी मिल रहा है। और देखिए एक और बड़ी खबर क्या आ रही है, परमाणु पनडुब्बी तैनाती पर डोनाल्ड ट्रंप का एक और ताजा बयान क्या आ रहा है, ये आप देखिए। परमाणु खतरों से अमेरिका को सावधान रहना होगा, हम अपने लोगों की रक्षा करेंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं। यानी अब डोनाल्ड ट्रंप जो कि कभी बात करते थे कि मेरे गद्दी में बैठते ही युद्ध रुक जाएगा, शांति आ जाएगी, अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि हालात यहां तक पहुंच गए कि कभी भी उनके ऊपर यानी अमेरिका के ऊपर परमाणु हमला हो सकता है। सुनिए क्या बोल रहे हैं। तो देखिए, ऐसा लग रहा है कि रूस के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं दिमित्री मेदवेदेव, उनके एक बयान के बाद, उनके एक स्टेटमेंट के बाद इतना ज्यादा खौफ में आ गए, इतना ज्यादा भयभीत और डर गए डोनाल्ड ट्रंप कि उनकी तरफ से परमाणु जो पनडुब्बियां हैं उन्हें रूस के एकदम पास डिप्लॉय करने का फैसला लिया गया। और अब उनको इस बात का डर सता रहा है कि उनके ऊपर, अमेरिका के ऊपर परमाणु अटैक हो सकता है। सवाल है कि कौन ऐसा करेगा, क्या रूस को लेकर यह बयान दिया गया? तो देखिए आप, अमेरिका की न्यूक्लियर शार्क तबाही का क्या आगाज है, जो फैसला लिया गया मौजूदा हालात को लेकर। बड़ी बात क्या है, रूस के पास अमेरिका की सबमरीन कहां पर तैनात है, ट्रंप ने लोकेशन अब तक नहीं बताई है, और जाहिर सी बात है कि सबमरीन को ट्रैक करना, ट्रेस करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। सेकंड, अमेरिका ने सीक्रेट बेस पर परमाणु पनडुब्बी की तैनाती की है, दावा है ओहियो कैटेगरी के परमाणु पनडुब्बी की तैनाती की गई है, एटमी सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल से लैस है। सवाल यह है कि ट्रंप के एक्शन के जवाब में पुतिन की क्या तैयारियां है, क्या पुतिन भी अमेरिका के पास एटमी वेपन तैनात करने वाले हैं? ये तमाम जो सवालात हैं वो उठते हुए नजर आ रहे हैं। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद है। वीके दत्ता सर,
एक बात बताइए कि क्या ये जो फैसला अमेरिका का है, डोनाल्ड ट्रंप का मैं खास तौर पर बोलूंगा, ये काफी आपको मैच्योर लगता है? रूस के पास परमाणु पनडुब्बी को तैनात करना, ऐसे बयान देना, क्या इन हरकतों से डोनाल्ड ट्रंप हालात को और खराब नहीं कर रहे? देखिए, ऐसा है कि जो अभी एक्शन ट्रंप अभी ले रहे हैं कि न्यूक्लियर सबमरीन डिप्लॉय कर रहे हैं, जब से युद्ध शुरू हुआ 22 फरवरी मतलब 2022 में, तब से जो ट्रायड होता है, ट्रायड जो चाहे अमेरिका का हो चाहे रूस का हो, उन्होंने उसको एक्टिवेट कर दिया था। उन्होंने अपने पूरे न्यूक्लियर वेपन्स को स्टैंड बाय मोड में रखा हुआ था। तो अगर अमेरिका ये समझता है कि 2 सबमरीन भेज के वो रूस को डरा देगा, तो उसको गलतफहमी है। बिल्कुल। बहुत पहले आपको याद हो कि म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन ये माना गया था कि अगर न्यूक्लियर वॉर हुआ, ना रूस बचेगा और ना अमेरिका बचेगा। अगर अमेरिका अपनी तबाही कराना चाहता है तो उसको मुबारक हो, लेकिन अगर जिस दिन ये न्यूक्लियर एक्सचेंज हो गया अमेरिका और रूस के बीच में, तो ये मान के चलें कि अमेरिका की तबाही हो जाएगी बुरी तरह से, रूस की भी तबाही होगी, और कुछ बच जाए ना बच जाए। और जहां तक ठीक है दत्ता सर, जो डोनाल्ड ट्रंप रूस और इंडिया की इकोनॉमी को डेड बोल रहे थे, वो अपने डेड वाली स्क्रिप्ट लिख रहे हैं क्या? बिल्कुल। देखिए, ऐसा है, जो डेड हैंड वाली बात पे आ जाऊं अगर मैं, जो मेहतादेव ने बोला है, उसने ट्रंप को जताया है कि अगर तुम हमें बर्बाद भी कर दोगे, हमारा कमांड कंट्रोल खत्म हो जाएगा, पुतिन मारा जाएगा, नंबर 2 मारा जाएगा, सब मारे जाएंगे, तो हमारा डेड हैंड एक्टिवेट हो जाएगा कि सबके मरने के बाद भी न्यूक्लियर हमारी मिसाइलें तो आपके ऊपर आ जाएंगी, आप उससे बच नहीं पाएंगे। तो ये डेटरेंट है सोवियत यूनियन के। सवाल ये है कि मेदवेदेव ने पहली बार ऐसा बयान नहीं दिया, लेकिन ट्रंप ने क्या जो रिएक्ट किया है उसे हम ओवर रिएक्शन की कैटेगरी में रख सकते हैं, या फिर कुछ अलग सोच के वो कुछ अलग काम पर लगे हुए हैं, यानी ट्रंप की कुछ योजना अलग है। और देखिए, अमेरिका से टकराव पर रूस के विदेश मंत्री लावरोव का बयान आया है, दोनों देशों को टकराव से बचना चाहिए। देखिए, लावरोव कह रहे हैं कि टकराव से बचना चाहिए। दिमित्री मेदवेदेव डेड हैंड की बात कर रहे हैं, ये भी अपने आप में कम दिलचस्प नहीं है, और इसमें मेदवेदेव को बयान को पिक करते हैं ट्रंप और रिएक्ट करते हुए ये आदेश देते हैं। और देखिए, इन सब हालातों के बीच एक तरफ जहां अमेरिका और रूस परमाणु टकराव की तरफ रुख करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं बीते 48 घंटे में यूक्रेन की राजधानी में क्या हुआ है, जो हुआ है वो तस्वीरों में आप देखिए। यहां पर बारूदी विनाश मचा हुआ है, जल रहा है कीव पर रूसी हमले में 31 यूक्रेनियों की मौत हुई है। रूसी हमले में मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल है, जो बेहद दुखद है, जो दर्दनाक है। घायल हुए 159 लोगों में 16 बच्चे भी शामिल है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की लाख धमकियां सामने आ जाए, 50 से 10 दिन या 5 दिन, 2 घंटे कर दे वो डेडलाइन को, लेकिन इसका कोई फर्क, कोई असर, कोई दबाव व्लादिमीर पुतिन पर नहीं पड़ रहा। और देखिए, कीव पर रूसी हमले में भारी तबाही हुई है, इसकी खबरें सामने आ रही हैं। कीव के 27 इलाकों में भीषण हमले हुए, 8 मिसाइल, 300 ड्रोन से अटैक हुआ, रिहायशी इमारतों को इस हमले में निशाना बनाया गया है। तो कीव में हुई जबरदस्त तबाही, कीव जो कि यूक्रेन की राजधानी है, वहां पर यह जबरदस्त हमला किया गया है। 27 इलाकों में ये भीषण हमले हुए हैं, 8 मिसाइलों से, 300 ड्रोन से यह अटैक किया गया है यूक्रेन की राजधानी कीव पर। और एक और बड़ी खबर, कीव अटैक में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई है। अपार्टमेंट पर जो अटैक हुआ, इसमें बड़ी संख्या में लोग मारे गए और उनको श्रद्धांजलि दी गई है। आप देखिए, जिन्होंने अपने को खो दिया वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं। घर में सो रहा पूरा का पूरा परिवार भी हमले का कैसे शिकार हो गया है। ये बहुत ही भयावह और बेहद ही दुखदाई और दर्दनाक तस्वीरें हैं, जो कि इस युद्ध से लगातार हम देख रहे हैं कैसे सामने आ रही है। अब 3 तस्वीरें आपके सामने हैं और ये 3 बड़ी खबरें। रूसी हमला लगातार जारी है। कीव पर 48 घंटे में क्या हुआ, 159 लोगों में 16 बच्चे शामिल है जो घायल हुए। बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है, कुछ बच्चे भी हैं जिनकी मौत हुई है राजधानी कीव में। कीव के 27 इलाकों में भीषण हमले किए गए। कीव में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि। तो जैसा कि हम कीव पर हमले की बात कर रहे हैं, कीव में रूसी हमले से भीषण तबाही हुई है। कीव में हमले वाली जगह पर ज़ेलेंस्की पहुंचे, एक तबाह रिहायशी इमारत का उन्होंने दौरा किया है। तो कीव में
जहां पर हमले हुए वहां पहुंचे जेलेंस्की। 31 लोगों की मौत हुई है रूस के इस हमले में। जबरदस्त हमला कीव पर, यूक्रेन की राजधानी पर रूस के द्वारा। और देखिए हो क्या रहा है यूक्रेन की राजधानी यानी कि कीव पर बीते 48 घंटों से मिसाइल और ड्रोन के साथ हमला किया गया, जो खबर सामने आ रही है। और इस हमले में 31 लोगों की मौत हो गई है और इसमें 5 बच्चे भी शामिल हैं, जो खबर निकलकर सामने आ रही। हालात बहुत ज्यादा भयावह हैं, जो तस्वीरें लगातार इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। शुक्रवार के दिन क्या हालात है, गुरुवार से लेकर बुधवार के बाद से ही लगातार यहां पर हमले हुए और बीते 48 घंटे में हमले और ज्यादा तेज हो गए हैं। यह आपको बता दें कि कीव में आधिकारिक तौर पर शोक दिवस भी शुक्रवार के दिन मनाया गया है और रूसी सेना की तरफ से जो टारगेट किया गया बताया जा रहा है, अपार्टमेंट्स को टारगेट पर लिया गया, इसके अलावा अस्पतालों को टारगेट पर लिया गया, एक 9 मंजिला जो आवासीय इमारत है उसको भी टारगेट पर लिया गया। 100 से ज्यादा इमारतें हैं जिन पर एक साथ रूस की तरफ से अटैक किया गया है। ओपी तिवारी सर, यह बात बताइए, ऐसा लग रहा था कि भाई डोनाल्ड ट्रंप तो इस कॉन्फिडेंस के साथ धमका रहे थे, वार्न कर रहे थे कि पहले देखिए तुम्हें हमने दिया 50 दिन का वक्त, अब 10 दिन के अंदर हमले रोक दो, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि कोई रत्ती भर का दबाव व्लादिमीर पुतिन पर पड़ रहा है। क्या अंजाम आप देख पा रहे हैं सर? करुणा, देखो रशिया हमेशा एक बहुत बड़ा मिलिट्री पावर रहा है। इवन जब रशिया का ब्रेकअप हुआ था तो इसकी इकोनॉमी थोड़ी कम हुई थी, लेकिन मिलिट्री पावर कम नहीं हुआ था। ये जो राजधानी को उसने अभी तक छोड़ रखा था, राजधानी कीव पर इतनी बम्बार्डिंग और इतना परेशानी नहीं हो रही थी, ये इंडिकेशन अमेरिका के लिए है, ये इंडिकेशन नाटो नेशंस के लिए है। अब तुम क्या कर सकते हो, जब मैं यूक्रेन की राजधानी को ही तबाह कर सकता हूँ, तो ये वो डर दे रहे। अब डर अब ट्रंप में पैदा होगा। ट्रंप रशिया में नहीं आएगा, रशिया के पास बॉम्ब्स और पार्लियामेंट सब कुछ हैं। इतने सैंक्शन के बावजूद भी रशिया की इकोनॉमी इंप्रूव ही हुई है, तो अभी डर तो अमेरिका को डरना है। अभी जैसे पनडुब्बी की बात कर रहे थे, मैं लाना चाहूँगा, अमेरिका के पास एयरक्राफ्ट कैरियर है, फ्रिगेट से ऊपर से बड़ा अच्छा लगता है देखने में कि इतनी पावर घूम रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा वनरेबल होता है ये पनडुब्बी। ज़्यादा पनडुब्बी का पावर है रशिया का बहुत ज़्यादा मजबूत है। अभी उनके फ्रिगेट्स का मोराल हाई करने के लिए ट्रंप को मजबूरी बस अपनी मिसाइल, अपने पनडुब्बियां भेजनी पड़ रही है कि हम तुम्हारे साथ हैं, बिकॉज रशिया पनडुब्बी कभी भी सरप्राइज अटैक कर सकती थी। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का अभी मनीष ने जिक्र किया, मैं 1971 वॉर का जिक्र करूंगा, जब इनकी 7th फ्लीट आई थी, सरप्राइज एलिमेंट या सरफेस कर गई। तो मिसाइल जो पनडुब्बियों का पावर है रशिया का बहुत मजबूत है। इससे नाटो की और जो सामने अब आ रही हैं, जिस तरीके से अटलांटिक ओशन में काफ़ी जगह घूम रही है, आप कवर करते रहते हो बीच बीच में कहीं पर, ये एक इंडिकेशन दे चुका है। अभी अमेरिका में भी घबराहट है। अमेरिका, ट्रंप कहते हैं भाई अमेरिका को हमें ग्रेट अगेन, मीन्स उन्होंने उम्मीद मान लिया है कि ग्रेट अब है नहीं, मतलब उन्होंने अंदर से बात मान ली है कि अमेरिका इज नो मोर ग्रेट, अभी ग्रेट बनाना है अभी। तो ये कि ग्रेट वो कैसे बनाएंगे? क्या वो रूस के साथ जंग लड़के अमेरिका को ग्रेट बनाएंगे? क्योंकि जब आए थे तब तो पुतिन के साथ गलबैयां कर रहे थे और पुतिन से दोस्ती की मिसालें दिए जा रहे थे और अब तनाव और टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। देखिए, यूक्रेन जंग के और तेज होने की आशंका बनी हुई है और यूक्रेन युद्ध पर राष्ट्रपति पुतिन का बयान सामने आया है। रूस ने यूक्रेन में लक्ष्य नहीं बदले हैं। जंग की शुरुआत में कुछ लक्ष्य तय हुए थे, ये पुतिन ने कहा, और वो लक्ष्य, वो टारगेट अभी भी बरकरार हैं। तो साफ पुतिन ने एक तरीके से इस बात को पुख्ता कर दिया है, दोहराकर कि वो अपने टारगेट तक इस जंग को लड़ेंगे। तो पुतिन का ये ऐलान है, यूक्रेन के साथ जंग नहीं रुकेगी। कुछ लक्ष्य तय किए थे हमने, वो लक्ष्य आज भी हमारे सामने हैं। तो रूस ने यूक्रेन में अपने टारगेट नहीं बदले। एक तो ये महत्वपूर्ण बात है, यूक्रेन में रूस के कौन कौन से टारगेट है? 6 लक्ष्य हैं। पहला, कब्जा वाले राज्यों को वापस नहीं करना है रूस को, रूस वापस नहीं करेगा। दूसरा, खेरसन, ज़ैपोरिज़िया, डोनेट्स्क, लुहांस्क से यूक्रेन पूरी तरह से पीछे हटे, वहां पर यूक्रेन का कोई भी प्रभाव नहीं हो। तीसरा, क्रीमिया समेत कब्जा किए सभी राज्यों को मान्यता मिले, ये भी 6 लक्ष्यों में से शामिल है। 4, यूक्रेन नाटो में शामिल न होने का वादा करे। अब देखिए 5वीं बड़ी बात क्या है, यूक्रेन तटस्थ रहे, परमाणु हथियार हासिल ना करे, ये लगातार कोशिश है। पुतिन की तरफ से कहा गया है, प्रण लिया गया है, सभी पश्चिमी देश रूस से अपना प्रतिबंध हटाएं। अब संकेत क्या है बताइए? बिल्कुल, संकेत भी देख लेते हैं। रूस के टारगेट पूरे न होने तक विनाशक जंग की
आशंका है ये जंग जारी रहेगी। सरदाना सर, सीधा मतलब है लड़ाई तो चलेगी, लड़ाई तब तक चलेगी जब तक अपने लक्ष्य को पुतिन हासिल नहीं कर सकते। ट्रंप चाहे कुछ भी कहते रहे, नेटो यूरोप कुछ भी करता रहे। बिल्कुल, देखिए जंग तो चल रही है और जैसा कि एक स्पेशल ऑपरेशन से शुरू हुई थी तो रशिया कहीं पर भी पीछे नहीं हटा, ना ही रशिया हटने वालों में से कोई देश है। और यदि कोई देश इस जंग को बढ़ावा दे रहा है तो वो है अमेरिका। वो सीधे सीधे नहीं आ रहा, सिर्फ अपने हथियार बेचकर, हथियारों के स्पेयर्स बेचकर, उनकी मेंटेनेंस के लिए। तो अमेरिका की इकोनॉमी एक तरीके से इस जंग से चल रही है, लेकिन अमेरिका खुद जंग में नहीं घुसेगा। वो यूक्रेन को इस्तेमाल करता रहेगा अपने हथियार बेचने के लिए। और ये ज़ेलेंस्की अपने देश का उसी तरीके से विनाश कराएंगे जैसे शायद गाजा में हमास ने करा दिया। तो ये जो बर्बादी है चलती जा रही है, बिल्कुल अपने देश का विनाश हो रहा है इनका, यूक्रेन का। और जब तक रशिया के पूरे गोल्स पूरे नहीं हो जाते, मुझे नहीं लगता रशिया रुकेगा किसी भी वक्त। बिल्कुल, तो रशिया इस वक्त अनस्टॉपेबल, पुतिन को कोई रोक नहीं सकता, भली लाख धमकियां डोनाल्ड ट्रंप देते हुए नजर आए। अब देखिए एक और बड़ी खबर है, जंग में महिला सैनिकों को भेज रहा है रूस से जंग पर यूक्रेन का बहुत बड़ा यह दावा है। यूक्रेन के हमले के बाद रूस का पर्दाफाश, यूक्रेनी हमले में घायल हुई रूसी महिला सैनिक। तो बकायदा इसके साथ ही यह दावा सामने रखा जो रूसी बेड़ा टारगेट किया गया, दरअसल उसमें 5 महिला सैनिक थी। और इस जानकारी के साथ दावा यह कि वॉर जोन में अब रूस की तरफ से बड़ी संख्या में जो महिला सैनिक है उनको भेजा जा रहा है। तो यूक्रेन इस बात का दावा कर रहा है कि रूस अब जो महिला सैनिक है उनकी जो टुकड़ियां हैं वो भेज रहा है वॉर जोन में। क्या इसके जरिए, क्या इस दावे के जरिए रूस के खिलाफ ज़ेलेंस्की ये बताने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं कि आज रूस के सामने जो फोर्सेस हैं, सैनिकों की भारी कमी है। आखिर मकसद क्या है? अगर वो इस तरह का दावा कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो जंग में रूस की महिला ब्रिगेड उतर आई है। यूक्रेन का दावा, युद्ध में महिला सैनिकों को भेज रहा है रूस। चेसिव यार में महिला ब्रिगेड भेजी गई, बेड़े में 10 पुरुष और 5 महिला सैनिक। अब इसके मायने क्या है? क्या रूस के पास ट्रेंड पुरुष सैनिकों की भारी कमी है? क्या रूस की सामाजिक सैन्य नीति में बदलाव आया है? रूस की छवि कमजोर करने की यूक्रेन की क्या कोशिश है? किसी भी कीमत पर चेसिव यार पर कब्जे की जो कोशिश है वो है क्या? लेकिन मनीष, सवाल यह उठ रहा है कि यूक्रेन के दावे को लेकर ही सवाल उठ रहा है कि अगर रूस की तरफ से ऐसा फैसला मान लीजिए लिया भी गया, अगर महिला सैनिकों को भेजा भी गया, तो इससे कितना फर्क पड़ रहा है? आखिरकार वो भी तो एक सोल्जर है, इसको क्यों इतनी आपत्ति हो रही है यूक्रेन को इस पूरे मसले पर? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि अगर अमेरिका के सैनिक में महिला सैनिक हो तो वो जो है सो लैंगिक समानता है कि पुरुष और स्त्री में कोई भेदभाव नहीं है। दुनिया के हर मुल्क में महिलाओं को सेना में भेजा जाता है और वो युद्ध में जाती हैं और इसमें कोई हर्ज भी नहीं है क्योंकि महिला सैनिकों ने भी अपनी वीरता का परिचय दिया है। तो अगर रूस ने भी इस्तेमाल किया है कहीं पर तो कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि इसके ठीक उलट आप सोचिए 48 घंटे पहले ज़ेलेंस्की ने एक आदेश जारी किया जिसके मुताबिक 60 साल से अधिक के उम्र के बुजुर्गों को भी अब यूक्रेन में सेना में जबरन भर्ती कराया जाएगा। क्योंकि उसको लेकर बहुत ज्यादा आलोचना होने लगी थी ज़ेलेंस्की की, तो उससे ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। ज़ेलेंस्की इस बात के लिए भरोसेमंद रहे कि इस मामले में रूस के पास सेना की कमी नहीं है और वो बात वो खुद कह चुके हैं कि 15 लाख से अधिक की सेना है और अधिक वो रिक्रूट कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में केवल अपने लोगों में को संतुष्ट करने के लिए वो ये कह रहे हैं कि देखो रूस भी महिलाओं की सेना की भर्ती कर रहा है, जबकि ज़ेलेंस्की खुद पिछले 1-1.5 साल से यूक्रेन में महिला सैनिकों की भर्ती कर रहा है और वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बिल्कुल, यूक्रेन में भी हमने देखा कि महिलाओं ने कैसे मोर्चा संभाला था। जंग की शुरुआत में ही हमने देखा कि कई सारी महिला सैनिकों ने हथियार उठाए थे, ट्रेनिंग उनको दी गई थी। और अब एक बहुत ही अलग खबर हम आपको दिखा रहे हैं इस तनावपूर्ण माहौल के बीच जो निकल के आई है जंग के मैदान से। क्या है वो खबर? बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको का एक बड़ा बयान सामने आया है कि यूरोप रूस एक हो जाए तो चीन से ज्यादा मजबूत होंगे। रूस यूरोप साथ तो चीन से ज्यादा खतरनाक होंगे। कौन कह रहे हैं? लुकाशेंको कह रहे हैं। अब लुकाशेंको कौन है ये सभी जानते हैं। पुतिन के सबसे करीबी अगर देखा जाए तो वो हैं इस वक्त इस युद्ध में, और वो ये प्रपोज कर रहे हैं, वो आइडिया फ्लोट कर रहे हैं कि अगर यूरोप रूस के साथ आ जाए
तो चीन से भी ज्यादा ताकत होगी, चीन से भी ज्यादा ये ताकतवर गठजोड़ हो जाएगा। क्या कह रहे हैं लुकाशेंको, क्या प्रपोज करना चाह रहे हैं वो देखिए। रूस यूरोप साथ आए तो चीन से ज्यादा शक्तिशाली होंगे। मतलब क्या यूरोप को बांटने की ये कोई साजिश है या कोई प्रयत्न है? क्या नेटो में फूट डालने की भी ये कोई कोशिश है? क्या कुछ यूरोपीय देशों से कोई डील हो रही है, कोई बातचीत हो रही है? अमेरिका को अलग थलग करने का क्या ये कोई प्लान है जो यूरोपियन कंट्रीज के सामने एक कॉन्सेप्ट के रूप में रखा जा रहा है लुकाशेंको की तरफ से? ये बात ऐसे ही नहीं आई होगी, ये हम सभी जानते हैं। दत्ता सर, कैसे देखा जाए इस स्टेटमेंट को? एक और तीर छोड़ा गया है यूरोप के देशों के सामने। वो देश कम से कम जो रूस के साथ टकराव नहीं करना चाहते, उन्हें तो ये बयान ठीक ही लग रहा हो। बिल्कुल, देखिए ऐसा जहाँ तक नेटो का सवाल है और यूरोपियन यूनियन का सवाल है, बहुत सारे मुल्क नहीं चाहते कि इस जंग को बढ़ाया जाए और यूक्रेन को लगातार आप मदद देते चले जाएं। और उसके अंदर हंगरी भी था। आज के दिन में पोलैंड से भी आवाज़ें उठ रही हैं कि आप हमको फ्रंट लाइन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और हम सबसे बड़े खतरे के अंदर हैं। और ये जो अभी एक जो बेलारूस के राष्ट्रपति ने बताया है, मेरे को एक चीज़ का अचंभा ये है कि क्या चीन का खतरा यूरोप को है? क्या चीन का खतरा रशिया को है? नहीं है। उनका कोई डायरेक्ट अभी कॉन्फ्रंटेशन नहीं है। तो ये स्टेटमेंट सिर्फ बांटने के लिए है कि जो यूरोप के अंदर, नेटो के अंदर जो ऐसे मुल्क हैं जो इस गठबंधन से खुश नहीं हैं, वो अगर रूस के साथ आ जाएं और रूस की ताकत यूरोपियन यूनियन और नेटो के मुल्कों को मिला दी जाए तो हो सकता है कि दुनिया के अंदर वो एक बहुत शक्तिशाली फोर्स बन जाए और अमेरिका भी उसके नीचे दब जाए। तो ये एक उदाहरण की बात है, लेकिन इसमें कितने लोग जोड़ेंगे कितने नहीं जोड़ेंगे, एक क्वेश्चन मार्क मैं इसको लेके चलूंगा। और वैसे भी सर हम देख भी पा रहे हैं कि बीते 3 साल के अंदर क्या हुआ। अमेरिका समेत तमाम नेटो फोर्सेस ने मिलकर यूक्रेन को मदद की, लेकिन कहीं से भी पुतिन को, रूस को झुका नहीं पाए। अब देखिए एक और बड़ी खबर है, यूक्रेन में रूस के हमलों से घबराए हैं ज़ेलेंस्की। पुतिन का कीव पर क्रूर हमला। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की पश्चिमी देशों से एक और अपील, शांति के लिए रूस पर दबाव डाले पश्चिम। शांति के प्रस्ताव के लिए ट्रंप को शुक्रिया कहा, यह ज़ेलेंस्की की तरफ से कहा गया। हालांकि सवाल यह है कि कौन सा प्रस्ताव, कैसा प्रस्ताव या कैसी कोशिश। तो आप देखिए पुतिन से घबराए हैं ज़ेलेंस्की और लगातार जो हम देख रहे हैं कि विध्वंस कीव के अंदर, हालांकि पूरी दुनिया भी चाहती है कि शांति होनी चाहिए। 3 साल से जिस तरह से लगातार मासूमों की मौत हो रही है, यह गोला बारूद बरसना बंद होना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या जानबूझकर यह हो रहा है? क्या वेस्ट अमेरिका इसके लिए जिम्मेदार है? लेकिन ज़ेलेंस्की ने क्या कहा? पुतिन ने कीव पर विनाशक हमला किया। रूस की मिसाइल से 28 लोगों की मौत हुई है, जो कीव में हमले की खबर हमने आपको दिखाई। हमले में मरने वालों में 5 बच्चे भी शामिल हैं। ज़ेलेंस्की की अपील क्या है? पूरी दुनिया ने यूक्रेन का समर्थन किया। कई लोगों ने रूसी आतंकी की निंदा की है। युद्ध विराम के लिए कई बार रूस से बात की गई। ट्रंप ने भी यूक्रेन युद्ध को रोकने की पहल की है और अब यह सब कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर से ज़ेलेंस्की अपील कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर रवि। बिल्कुल, ये रूस की तैयारी से जुड़ी खबर है। रूस की टैंक युद्ध की तैयारी, बड़ी संख्या में टैंक बना रहा है रूस। T-90 टैंक के उत्पादन में बढ़ोतरी की गई है, तो अब जंगे मैदान में टैंकों का दम दिखाने की तैयारी कर रहा है रूस और T-90 टैंक्स के प्रोडक्शन में इजाफा हुआ है, तेजी से बढ़ोतरी हुई है। तो पुतिन का योद्धा है ये T-90 टैंक। क्या है जानकारी, ये देखिए। रूस का प्लान, यूक्रेन में बड़े स्तर पर टैंक से हमले की तैयारी है। बड़ी संख्या में T-90 टैंक को भेजने की रणनीति बनाई जा रही है। T-90 टैंक का बड़े स्तर पर उत्पादन भी किया जा रही है। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट सामने आई है। अब देखिए 2022 की बात करें, सेना को 65 से 85 टैंक मिले हैं और 2023 की बात करें तो 140 से 180 टैंक्स का उत्पादन हुआ है। 2024 में 250 से 300 टैंकों का उत्पादन किया गया। अब तक 5400 से 630 टैंक बनाए जा चुके हैं। 130 से ज्यादा टैंक क्षतिग्रस्त हुए हैं। 410 से 500 टैंक अभी भी जंगी मैदान में हैं। तो टैंकों से अब आमना सामना करने की तैयारी है। तिवारी सर, कुल मिलाकर ये तो दिखाई दे रहा है कि जमीन आसमान हर तरफ से बड़ी तैयारी कर रहे हैं पुतिन, बड़ी लड़ाई, बड़ी जंग की तैयारी कर रहे हैं। अब टैंकों की एंट्री का मतलब तो साफ है कि आमने सामने की ये लड़ाई की तैयारी।
बिल्कुल रवि, बिल्कुल सही कहो। देखो, जिस एरिया में जहाँ पर लुहांस को छोड़ के बाकी जो 4 प्रदेश थे जहाँ उन्होंने कहा था हमें कब्जा करना है, तो आर्मी के थ्रू खाली फुट सोल्जर से आगे बढ़ने में उतनी कामयाबी नहीं मिलती जितने आर्मर्ड पर्सनल कैरियर हो या टैंक से होती है। इस जो टरेन जो है वहाँ का यूक्रेन और रशिया का बॉर्डर का जो टरेन है वो टैंक से बहुत ज़्यादा सूट करता है और टैंक से स्पीड भी आगे बढ़ती है। अभी मेन जो रीजन था, इसे डर रहे थे बिकॉज ऑफ द इनके जो ड्रोन्स थे, यूक्रेन के ड्रोन से ये टैंक आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। उसको डिस्ट्रॉय करने में, डिस्ट्रक्ट करने में ये रशिया काफ़ी आगे हो गया है। तो अब टैंकों की मदद से वही एरिया कब्जा करने में रशिया की आसानी होगी। एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा, जिस तरीके यूक्रेन के पास यूरोप के और अमेरिकन टैंक आए और तबाह हुए, तो मार्केट वैल्यू रशियन टैंक्स की बढ़ गई है। तो T-20 का एक्सपोर्ट भी करेगा और रशिया पैसा भी कमाएगा। टैंक तो अत्यंत महत्वपूर्ण है आज के ज़माने में अगर आगे बढ़ना है तो इस टरेन में टैंक जो है T-20 ये अपना पहले भी सिद्ध कर चुका है। अब बाकी कई देशों में इस टैंक की महात्म सिद्ध हो चुकी है कि कितने महत्वपूर्ण हैं, कितने सक्षम रहे हैं। तो हर तरीके से रूस जो पुतिन जो है यूक्रेन को दबाएंगे। अब युद्ध को रोकने का हाथ खाली जेलेंस्की में है। जिस तरीके से आप स्टेटमेंट कवर कर रहे थे, ये जेलेंस्की का डर दिखा रहा है। जेलेंस्की में डर आ गया है। वो कह रहे हैं यूरोप को और अमेरिका को कह रहे हैं कि आप जो कीजिए। अब जिस तरीके से रशिया इनकी कैपिटल को टारगेट कर रहा है, तो वहां के लोकल पॉपुलेशन भी रिएक्ट करेगी। अब उनके प्रेशर में आके जेलेंस्की का डर सामने आ रहा है। अब देखते हैं, उम्मीद यही होगी कि कुछ बिल्कुल। और ओपी तिवारी सर, एक और बात समझ में नहीं आती, चाहे वो जेलेंस्की हो या फिर वेस्टर्न कंट्रीज या अमेरिका, एक तरफ शांति के प्रस्ताव की बात करते, सीजफायर की बात, और दूसरी तरफ लगातार हथियार दिए चले जाते हैं। अब देखिए एक और बड़ी खबर, बात कर रहे हैं अमेरिका चीन के बीच तनाव की। समंदर में चीन के खिलाफ अमेरिका का बहुत बड़ा प्लान। अपनी नौसैनिक शक्ति को बढ़ा रहा है अमेरिका। तेजी के साथ जंगी जहाज बनाने में जुटा हुआ है अमेरिका। ये प्लान सामने आया है। जंगी जहाज बनाने के लिए अरबों डॉलर निवेश कर रहा है। तो एक साथ कई मोर्चों पर अमेरिका, ऐसा लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप तैयारियां करते नजर आ रहे हैं। एक तरफ रूस के खिलाफ सीधे परमाणु पनडुब्बी को तैनात कर दिया गया रूस के पास, और दूसरी तरफ अब चीन के खिलाफ भी जो जंगी प्लान है वो सामने आया। तो वैश्विक समुद्री वर्चस्व की दौड़ में अमेरिका अपनी नौसैन्य शक्ति को तेजी के साथ बढ़ा रहा है। रूस और अमेरिका की नौसैन्य ताकत की तुलना अगर की जाए तो अमेरिका कई क्षेत्रों में रूस पर भारी पड़ता है, लेकिन रूस भी अपनी रणनीतिक ताकत के साथ पीछे नहीं है। ताजा आंकड़े क्या बताते हैं? रूस के पास 600 से ज्यादा जंगी जहाज है, जबकि अमेरिका के पास 490 से ज्यादा जहाज हैं। हालांकि जहाजों की संख्या में रूस का पलड़ा भारी है, लेकिन गुणवत्ता और तकनीक में अमेरिका का दबदबा है। अमेरिका के पास 11 न्यूक्लियर संचालित एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जो रूस के एकमात्र कैरियर के मुकाबले कहीं अधिक शक्तिशाली है। ये कैरियर न केवल विशाल हैं, बल्कि लंबी दूरी तक युद्ध करने में सक्षम भी हैं। पनडुब्बियों की बात करें तो रूस के पास 58 पनडुब्बियां और 64 पनडुब्बी बेड़े हैं, जबकि अमेरिका के पास 68 पनडुब्बियां हैं, जिनमें 18 न्यूक्लियर संचालित हैं और 71 पनडुब्बी बेड़े हैं। न्यूक्लियर पनडुब्बियां लंबे समय तक समुद्र में रह सकती हैं और रूस की तुलना में अमेरिका की तकनीकी बढ़त को दिखाती हैं। तो आप देखिए, अमेरिका अपनी नौसैन्य शक्ति बढ़ा रहा है, तो इसके पीछे कई रणनीतिक कारण है। पहला क्या है? चीन और रूस जैसे देशों की बढ़ती नौसैन्य गतिविधियां, खास करके हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका के लिए चुनौती लगातार बन रही है। चीन की नौसेना तेजी के साथ विस्तार कर रही है और रूस की पनडुब्बी की जो ताकत है वो आर्कटिक और अटलांटिक में सक्रिय है। दूसरा क्या है? वैश्विक व्यापार मार्ग, खास तौर पर दक्षिण चीन सागर और स्वेज नहर जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में नियंत्रण बनाए रखना। और तीसरा है नई तकनीक, जैसे कि हाइपरसोनिक मिसाइल और ड्रोन युद्ध के लिए अमेरिका अपनी नौसेना को और ज्यादा उन्नत करता हुआ नजर आ रहा है। सरदाना से लेकिन सवाल तो यह उठ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो एक तरफ नोबेल शांति पुरस्कार का ख्वाब देख रहे हैं और उसके ऊपर ऐसे एक से एक फैसले ले रहे हैं, आपको नहीं लगता कि एक तरफ तो बात अगर शांति की करते, दूसरी तरफ अगर इस तरह से करेंगे तो इससे और ज्यादा हालात खराब होंगे, टेंशन और हाई होगी? देखिए, ये जो अमेरिकन राष्ट्रपति ने जो बयान दिया है कि उन्होंने 2 न्यूक्लियर सबमरीन भेज दिए हैं, ये इतना ही गैर जिम्मेदार बयान है कि इसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। न्यूक्लियर सबमरीन्स कोई ओला उबर गाड़ी नहीं है कि मैं बता रहा हूँ कि मैं भेज रहा हूँ। ये इतने महंगे और इतने कॉम्प्लेक्स युद्धपोत हैं जिनके बारे में इतनी हर चीज़ टॉप सीक्रेट रहती है। और यहाँ एक देश के प्रेसिडेंट ही कह रहे हैं, ये बहुत ही बचकाना सा बयान है अपनी TRPs के लिए, अपने देश की जनता के लिए। ये उनकी बौखलाहट को दिखाता है
कि अमेरिका बौखला रहा है और सच में डर रहा है कि मैं 2 न्यूक्लियर सबमरीन भेज रहा हूं। बिल्कुल। और इस बीच देखिए एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बात रूस से भारत के तेल खरीद पर जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बयान दिया है उसकी बात करें तो ट्रंप के बयान पर भारत सरकार के सूत्रों से खबर है कि सरकार ने कल ही अपनी स्थिति साफ कर दी थी। सरकार का कहना है कि ऊर्जा जरूरतों और बाजार के हिसाब से तेल खरीद का फैसला होता है। तेल की खरीद पर राष्ट्रीय हित को देखते हुए फैसला लिया जाता है। रूस से तेल खरीद रोकने की कोई सूचना नहीं है। जो ट्रंप ने बयान दिया उसके ठीक उलट भारत सरकार का स्टैंड। तो ट्रंप ने कहा था कि मैंने सुना है कि भारत रूस से ईंधन नहीं लेगा, यह अच्छी बात है, लेकिन भारत ने कल भी कहा था और आज एक बार फिर से वो बात दोहराई गई है कि देश की जो ऊर्जा जरूरतें हैं, राष्ट्रीय हित है, उसके हिसाब से ही ये फैसले लिए जाते हैं और ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि कल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि सुना है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। हालांकि विदेश मंत्रालय ने कल ही कह दिया था कि ऊर्जा जरूरतों और बाजार के ऑफर में की गई कीमतों के आधार पर तेल खरीद का फैसला किया जाता है। इसका ट्रंप के बयान से कोई लेना देना नहीं है। निर्णय इसी तरीके से लिए जाएंगे जो देश के हित में होंगे, देश की जरूरतों के हिसाब से होंगे। तो ये सारे बयान सामने आ रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों और राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए ही ये निर्णय ले रहा है। ट्रंप ये बयान क्यों दे रहे हैं, इस तरह की बातों का क्या अर्थ है, क्या मतलब है, ये भी अपने आप में बहुत ही अजीब सी स्थिति है। You are well aware of our position, what is our approach towards sourcing our energy requirements. It is based on what is there on offer in the markets as also on the prevailing global situation. तो देखिए ये बयान आया है किस तरीके से और भारत सरकार ने दोहराया कि हमारी जरूरतें और राष्ट्रीय हित यही सर्वोपरि हैं किसी भी फैसले को लेकर। मनीष, कैसे देखा जाए, ट्रंप कुछ भी कह रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ भी कह रहे हैं? देखिए मामला क्या है, सीधी सी बात है कि दुनिया की सबसे अधिक आबादी भारत में है, लगभग 1.5 अरब आबादी है और ऐसे में हमें तेल चाहिए। भारत के पास इतनी तेल नहीं है कि हम जो है सो अपने यहाँ से ही केवल उत्पादन करें। हम अपना 2/3 से अधिक तेल दुनिया में खरीदते हैं। अब तेल कहाँ मिलेगा? तेल तो जर्मनी और फ्रांस में मिलेगा नहीं, इटली में मिलेगा नहीं, तो तेल जहां मिलेगा हम तो वहीं से खरीदेंगे। तेल मिलता कहाँ है? तेल मिलता है रूस दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, अमेरिका है या मध्य पूर्व के देश है या वेनेजुएला है, ईरान है, इराक है। आधे से अधिक दुनिया में तो अमेरिका और यूरोपीय देशों ने सैंक्शन लगा रखे हैं। वेनेजुएला से आप तेल नहीं खरीद सकते, ईरान से उनका झगड़ा चल रहा है, इराक में उन्होंने कंट्रोल करके रखा है। ऐसी स्थिति में जहां पर कि आपको ग्लोबल पोजीशन के हिसाब से तेल मिलेगा और जो सबसे अच्छा ऑफर मिलेगा, ऐसा तो नहीं है कि हम मनीष एक बात क्लियर कर दीजिए कि विदेश मंत्रालय का यह बयान डोनाल्ड ट्रंप की उस धमकी के बाद क्या इंडिकेट यह कर रहा है कि भाई हम किसी दबाव में नहीं आने वाले और रूस से तेल खरीदते रहेंगे? एक लाइन में आप बताइए। देखिए हम टकराव नहीं चाहते हैं, लेकिन हम अपनी राष्ट्रीय जरूरतों से कोई समझौता नहीं करेंगे। ये बात बार बार भारत सरकार मुझे लगता है और कि इसी बात को विदेश मंत्रालय ने इंगित एस जयशंकर ने बहुत पहले इस पर बहुत क्लैरिटी से बोला था कि हम क्या करने वाले हैं, ईंधन को लेकर अपनी जरूरतों के हिसाब से अपने हम फैसले लेंगे। एक बार फिर से वही स्टैंड सामने आया है।